नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सशान। शुरुआत हेडलाइन से। राजनीतिक दलों को दिसंबर तक भरना होगा रिटर्न, नहीं तो आयकर में छूट होगी खत्म। बजट सत्र में कानून में संशोधन का प्रस्ताव। मुफ्त उपहार के चुनावी वादे पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मांगा स्पष्टीकरण। 8 सप्ताह में केंद्र और चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में पक्ष ने आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल, कहा नोटबंदी से नहीं हुआ फायदा। रविशंकर प्रसाद ने किया सरकार का बचाव। एयरसेल मैक्सिस करार में मारन बंधुओं को बड़ी राहत, विशेष अदालत ने सभी आरोपों को किया खारिज। सीबीआई और ईडी के सबूतों को माना नाकाफी। तमिलनाडु के कामराज पोर्ट पर 5 दिन बाद भी नहीं साफ हो सका कच्चा तेल। खतरे में मछलियों की 500 प्रजातियां, मछुआरों ने की मुआवजे की मांग। राज्यसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई और इस पर हम खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है कि राजनीतिक दलों को अब दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा और ऐसा न कर पाने पर उन्हें आयकर में मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। इसके लिए बजट सत्र में कानून में बदलाव किया जाएगा। राजनीतिक चंदे में कालेधन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इस कदम को अहम बताया जा रहा है। केंद्र सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए एक और कदम उठाने जा रही है। अब राजनीतिक दलों को दिसंबर तक आय का रिटर्न फाइल करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा है कि वित्त विधेयक के जरिए आयकर कानून में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2017 से 18 के लिए असेसमेंट ईयर 2018 से 19 होगा। इस तरह राजनीतिक दलों को दिसंबर 2018 तक रिटर्न भरना होगा। बीजेपी ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी हैज ऑलवेज बीन at the forefront of war against black money and that too in politics. It's a path-breaking move and it will try to evolve some kind of a cleansing of politics, giving us clean politics and cleaner governance. राजनीतिक दलों को आयकर में छूट मिलती है, लेकिन आधे से अधिक राजनीतिक दल समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं। कानून में बदलाव के बाद रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले दलों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और फिर आयकर में छूट रद्द कर दी जाएगी। विपक्षी दलों की इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। The political party which was claiming that there should be a corruption-free India, they should try to bring in Lokpal first. जो भी चंदे पार्टियों को मिलते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पार्टियों का अकाउंट मेंटेन होना चाहिए और उनको इस काम के लिए एक रीजनेबल समय दिया जाना चाहिए। अगर रीजनेबल समय पहले दिया जा चुका है तो सरकार का स्टेप यह कहना सही हो सकता है। The government should reopen the discussion on state funding of elections. Then only we can think of comprehensive electoral reform and political funding can be defined. चंदे में पारदर्शिता के लिए इस बार से बजट में सरकार ने कुछ प्रस्ताव किए हैं। अब राजनीतिक दल 2,000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल 20,000 रुपए तक चंदा नकद में लिया जा सकता है। वहीं चंदे के लिए आरबीआई बॉन्ड जारी करेगा और इसे अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों को मुफ्त में सामान बांटने के चुनावी वादे करने से रोकने के मसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन पक्षों से जवाब मांगा। याचिका में ऐसे वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने आज आयोग को स्पष्ट करने को कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को लेकर उसके दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हैं या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र और चुनाव आयोग को 8 हफ्ते के भीतर अपना जवाब देना है। अगली सुनवाई 24 मई को होगी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने नोटबंदी से हुए फायदे भी बताए। तो कांग्रेस ने सरकार के नोटबंदी के फैसले को असफल करार दिया। Motion of thanks on the President's address. Shri Ravi Shankar Prasad. सदन में गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चर्चा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। नोटबंदी का बचाव करते हुए उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से विश्व में देश की साख बढ़ी है। हवाला कारोबारी की साख कमजोर हुई या नहीं हुई है? सुपारी किलिंग्स की हिम्मत टूटी या नहीं टूटी है? कश्मीर में पाकिस्तान की प्रायोजित से पैसे लेकर ढेला फेंकने वालों की हिम्मत कमजोर हुई या नहीं हुई है? और जो माओवादी पैसे इकट्ठा करके नीचे प्लास्टिक में बांधकर गाड़ते थे, वो हिंसा में कम अपने पैसे को बदलवाने के लिए अधिक परेशान हो रहे हैं। ये हमने करके दिखाया है। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। नोटबंदी की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे मकसदहीन करार दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नोटबंदी से न काला धन खत्म हुआ, न जाली करेंसी खत्म हुई और न आतंकवाद पर रोक लगी। कांग्रेस के अलावा बाकी दलों ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए थे नोटबंदी को, तो हमसे पहले ही उसको शायद यहाँ बहुत सारे एमपीज को अभी चेक के द्वारा 2-2 हजार 4-4 हजार नहीं मिले थे, लेकिन बांडीपुरा उसके जेब में पहले पहुंच गए थे। तो ये तर्क भी गलत निकला। अभी तक कई जगह आपकी काउंटरफीट पैसे पकड़े गए हैं। उनको आगे बढ़ना है। अगर इस देश को खुले दिमाग से और खुले मन से सोचने का सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। ये मत सिखाइए कि किसी चीज पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकते सर्जिकल स्ट्राइक पे? I very humbly request the central government to celebrate the centenary year of MGR in a appropriate manner, befitting manner. This list of 120 deaths. Sir, no Padma Shri, 1 minute, sir. But the problem is, has the government acknowledged these deaths? What is the policy of the government? In the coming days, it is going to be a major challenge and it can pose threat to the unity and integrity of the nation. बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए सार्थक बहस की जरूरत बताई थी। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस भाषण पर चर्चा शुरू हुई है, जो कि अब कल भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी काफी वक्त बचा हुआ है जो टाइम अलॉट किया गया था। लेकिन नीरजा चौधरी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, जिस तरीके से आज तेवर पक्ष के दिख रहे थे, ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि 3 बड़े मुद्दे हैं जहां पर उस सरकार के जरिए राष्ट्रपति के भाषण पर, हालांकि कई संशोधन की बात भी हो रही है उसमें अमेंडमेंट के लिए जो रखे गए हैं, लेकिन घेरने की पूरी कोशिश होगी। नोटबंदी पहला बड़ा मुद्दा दिख रहा है, कश्मीर को लेकर जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, और तीसरा कि सवाल पूछने पर आप सीधे सीधे देशद्रोही या फिर आप देश विरोधी बताते हैं, उसको लेकर भी काफी तीखे तंज हुए आज। देखिए, विपक्ष ने अपनी रणनीति तो तय कर रखी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण, अच्छा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आम जनता मानती है कि राष्ट्रीय का जो अभिभाषण होता है वो अपना होता है, राष्ट्रपति का अपना होता है। इनको ये मालूम नहीं कि सरकार की नीतियों का ब्यौरा करते हैं। जब वो कहते हैं मेरी सरकार, तो जो सरकार कह रही है वो राष्ट्रपति बजट सेशन के पहले दिन उसका जिक्र करते हैं, वो बोलते हैं, दोनों सदनों को संयुक्त बैठक में कहते हैं। तो ये आम, मैं आज बम्बई में थी और बहुत पढ़े लिखे लोगों से बात हो रही थी, उनको ये मालूम नहीं था कि राष्ट्रपति ने भी देखो कितनी प्रशंसा कर दी सरकार की, ये चर्चा हो रही थी। खैर,
लेकिन जो आपने 3 मुद्दे बताए, नोटबंदी जिसके ऊपर चिंता बजट स्पीच में भी थी वित्त मंत्री के, और करेक्टिव स्टेप्स भी लेने की कोशिश की गई, एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से मजबूत किया जाए, उसको सशक्त किया जाए, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को के बारे में जो सबसे ज्यादा हिट हुई है, और जो गरीब तबका है जो नोटबंदी से बिल्कुल त्रस्त हुआ था, उसके हाथ में भी पैसा कैसे जाया जाए, ये तो साफ चीज थी। तो ये वाजिब है कि इस मुद्दे पे विपक्षी पार्टी सरकार को घेरेंगी और चाहेंगी कि अधिक स्पष्टीकरण हो कि सरकार आगे जाके क्या क्या कदम उठाने जा रही है। कश्मीर को लेके भी बहुत कम चर्चा हुई है, तो ये बहुत अच्छा अहम मुद्दा उठाया है राज्यसभा में आज विपक्ष के नेताओं ने कि सरकार की क्या रणनीति है। सर्जिकल स्ट्राइक अपनी जगह है, लेकिन टेरर स्ट्राइक्स कम नहीं हुई है, और कश्मीर का मसला हल करने के लिए अब क्या कदम लेने की जरूरत है, कैसे आगे बढ़ा जाए इस पे। और ये तो बहुत ही अहम चीज जो उठाई गई आज, जो मैं मानती हूँ सबसे अहम चीज उठाई गई है कि कोई भी सवाल करे सरकारी नीति पे तो उसको देशद्रोही माना जाएगा क्या। सरकार की क्रिटिसिज्म क्या देश की क्रिटिसिज्म मानी जाएगी। ये बहुत ही गहरी चिंता का विषय है जो पिछले साल में सामने आया, बार बार सामने आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे तो सरकार की तरफ से खुलकर एक जवाब आना चाहिए। और क्या जब विपक्ष के जो तमाम सवाल होंगे और उसके बाद जब इसका जवाब देंगे, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री भी इसमें बोलेंगे, इंटरवीन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या है संशोधन को लेकर जो प्रस्ताव रखे गए हैं दिए गए विपक्ष नेताओं की ओर से, और एकजुटता जो दिखती है, हमें एक पिछले सत्र में देखा था, एक बार इसमें कुछ जोड़ना पड़ा था उसमें संशोधन के जरिए, क्या कुछ वैसे हालात इस बार उसी तरह की यूनिटी दिख रही है? देखिए, पिछले साल तो हुआ था संशोधन, 5 बार राज्यसभा में हुआ है ऐसे अभिभाषण में अमेंडमेंट फोर्स किया है, राज्यसभा में हुआ है। और इस बार देखना पड़ेगा, ये तो पॉलिटिकल मूव होगा कि विपक्ष की पार्टियां बता रही हैं सरकार को, ट्रेजरी बेंचेस को, कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं। ये सिंपल पॉलिटिकल पॉइंट है, अगर वो फोर्स कर सकते हैं और वोट उनके साथ जाता है जैसे पहले गया था, तो ये, और किस तरह से सब पार्टियां जुगाड़ करती हैं, किस इशू पे फोर्स करती हैं, ये सब देखने लायक चीज होगी। क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो ऐसा जाहिर है कि एक राजनीतिक कदम इसमें शायद कोई भी पार्टी चूकना नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चूकना चाहेगी, और वो एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज के रूप में होगा ये। और एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मैं कहूँ भाषण में तमाम बातों का जिक्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस करने की बात कही गई है, विकल्प ये कहा जा रहा था जब चर्चा शुरू हुई थी कि विपक्ष वाले बहुत ज्यादा हथियार नहीं होंगे इसके जरिए वो सरकार को घेरे, लेकिन पहले दिन ऐसा लग रहा है कि हथियार जरूर पुराने हैं लेकिन नए तरीके से नई धार देकर हमला हो रहा है। बिल्कुल, और तृणमूल कांग्रेस तो और भी आक्रामक उनका रवैया होने वाला है नोटबंदी को लेके, उसको तो वो छोड़ने वाले नहीं है। बाकी पार्टियां फिर भी एक मिडिल ऑफ द रोड स्टैंड ले लें, लेकिन 1-2 पार्टियां ऐसी हैं जो बहुत ही हल्ला करने वाली है नोटबंदी को लेके। मुझे लगता है विपक्ष, खासकर क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और पूरा महीना और पहला सप्ताह मार्च का ये सारा दौरान कैंपेन का चलेगा, तो विपक्षी पार्टियां तो बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाएंगी, क्योंकि वो अपनी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी तो एड्रेस कर रही हैं, सिर्फ पार्लियामेंट को ही नहीं कर रही हैं, सिर्फ इश्यूज को लेके नहीं कर रही हैं, वो उनका हमला और तरफ भी है। बिल्कुल, और देखना होगा सरकार को जवाब आता है तो उसमें किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाता है, इन तमाम पॉइंट्स पर क्या जवाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मीजा आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक उस पार दिन भर की बड़ी खबरें। पंजाब विधानसभा चुनाव 4 फरवरी को 117 सीटों पर मतदान, सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। क्या है जनता का मिजाज? देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रचार थमने से पहले कांग्रेस ने पंजाब में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी अकाली दल समेत आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के मतदाताओं को पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। प्रचार के आखिरी दिन उन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में सभाएं की। संगरूर में उन्होंने सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल की जमकर आलोचना की। जहां गुरु नानक जी ने 13-13 की बात की, आपकी सरकार मेरा मेरा की बात करती है। तो सबसे पहला काम, पंजाब में जो भी सरकार आए वो तेरे के लिए काम करे। राहुल गांधी एक बार फिर नशे के मुद्दे को लेकर सत्ताधारी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है कि 1 महीने के अंदर वो एक नया कानून लाए और जो लोग चिट्टे को फैलाने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, बांटने का काम करते हैं, उनको एकदम जेल के अंदर करें और उनकी प्रॉपर्टी सरकार ले ले और आपको दे। जनसभा के बीच उन्होंने साझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत लोगों के साथ खाना भी खाया। लंबी सीट पर प्रचार के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह भी उनके साथ रहे। लंबी में टक्कर कांटे की है। पंजाब के मौजूदा डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने हैं, तो आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबला और दिलचस्प कर दिया है। अब नतीजे कुछ भी हों, लेकिन तीनों ही पार्टियों की शाख दांव पर है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, लंबी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज कई रैलियां की। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर वादे पूरे न करने और राज्य में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं बुलंदशहर और हाथरस की रैली में को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। मायावती ने बीजेपी पर मुस्लिम और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। देश के दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर अकेले बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में रैली की। उन्होंने नोटबंदी, काले धन और अच्छे दिनों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। हम तो 3 साल से इंतजार कर रहे थे कि किसी बजट में तो अच्छे दिन आएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार आएगी, इन भारतीय जनता पार्टी वालों को सही में अच्छे दिन दिखाई देंगे। कोई चीज नहीं बजट में, न किसान के लिए, न मजदूर के लिए, न नौजवान के लिए। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगी। जनता इनके ड्रामे को पूरी तरह से जान गई है और वो भाजपा के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में वजूद खत्म हो गया है। हाँ, कुछ सीटों पे सपा बसपा से अलग अलग स्थानों पे हमारी लड़ाई है और हम उसमें सफल होंगे। वहीं इससे पहले चुनाव प्रचार नहीं करने की बात कह चुके मुलायम सिंह यादव के तेवर भी नरम पड़े हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए प्रचार करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में मारन बंधुओं को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। कोर्ट को सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट के आदेश का 2 आरोपियों मलेशियाई नागरिक रॉल्फ मार्शल और टी आनंद पर असर नहीं होगा, क्योंकि उनके खिलाफ सुनवाई को अलग कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी ने मारन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप था। आज ऑर्डर ऑन चार्ज लगा हुआ था, जो कि एक ट्रायल की शुरुआत होती है, तो कोर्ट ने कहा कि एट दिस स्टेज हमें इस केस में कुछ भी नहीं दिखता एंड देयर इज नो एविडेंस टू प्रोसीड फर्दर, एंड जितने भी अक्यूज थे सबको डिस्चार्ज किया गया। The family is relieved. The families had always hoped and prayed for this day, and family always believed in the judiciary and also in the wisdom of judiciary, which has finally prevailed today.
तमिलनाडु के कामराजपुर पर समुद्र में बहे कच्चे तेल को हटाने का 5 दिन से काम जारी है। 28 जनवरी को यहां पर 2 मालवाहक बोट टकरा गए थे। इसके बाद तेल का रिसाव हुआ और अब तक 60 मीट्रिक टन तेल हटा लिया गया है, लेकिन 20 मीट्रिक टन तेल अभी भी हटाने का काम जारी है। इस काम में स्थानीय अधिकारियों के साथ तटरक्षक बल के जवान भी लगे हुए हैं। मछुआरों का कहना है कि इस घटना से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा और इसीलिए उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए। इस हादसे से समुद्री जीवों पर और पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा है। तट पर कई किलोमीटर तक कछुए और मछलियां मृत पाई गई हैं। There is a lot of sludge that is there. There's a lot of oil that has actually reached. There are almost 500 species of fish that we have in that entire area, and that is going to get affected. So it has, in short term, it affects the marine biodiversity, and in the long term, it also affects the entire food chain and livelihood of thousands of people who actually live around Chennai. कानपुर में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने से 7 मजदूरों की मौत की खबर है। वहीं मलबे से 18 घायलों को निकाला गया है, इनमें से कई की हालत चिंताजनक है। मलबे में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले में लापरवाही के चलते अपने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। इमारत के मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। वाइड स्पेसेस और ये पैनकेक क्योंकि कॉलम सपोर्ट नहीं है, तो इसके कारण इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक हम ये श्योर नहीं हो जाते हैं कि कोई इसमें लाइव विक्टिम नहीं है, तो हम कोई किस्म की डोजियर वगैरह का इस्तेमाल अंदर की ओर नहीं कर सकते हैं। केडीए के द्वारा इसमें एक जांच समिति गठित की गई है। मंडलायुक्त कानपुर द्वारा भी 2 एडीएम्स की कमेटी गठित करने का आदेश दिया गया है। उन दोनों एडीएम्स का भी आदेश जारी किया जा रहा है। ओडिशा के कोरापुट जिले में बुधवार शाम को हुए बारूदी सुरंग धमाके में मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक और पुलिसकर्मी का शव बरामद किया। धमाके के बाद ये पुलिसकर्मी गायब था। घायल 5 जवानों को विशाखापट्टनम हॉस्पिटल भेजा गया। ये घटना नक्सल पीड़ित आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे पंकी घाट पर उंगर भूमि के पास की है। पुलिस को शक है कि धमाके को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक 13 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग के लिए ट्रक से कटक जा रहे थे और रास्ते में उनके वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ाया गया। बीएसएफ ने अपने जवान तेज बहादुर यादव के वीआरएस की अर्जी को खारिज कर दिया है। बीएसएफ ने कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती वो उन्हें वीआरएस नहीं दे सकते। बीएसएफ के मुताबिक तेज बहादुर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी चल रही है और वो इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और इसके चलते उन्हें वीआरएस नहीं मिलेगा। जम्मू के पुंछ में एलओसी पर तैनात तेज बहादुर ने 9 जनवरी को सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था जिसमें खराब खाने की शिकायत की गई थी, जिस पर खासा विवाद खड़ा हुआ था। भारत का कहना है कि जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद के मुंबई हमले में शामिल होने के सभी सबूत पाकिस्तान में ही हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत से मुंबई हमले में शामिल होने के पुख्ता सबूत की मांग की थी। भारत के मुताबिक पाकिस्तान में सभी सबूत होने के बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते मुंबई हमले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में 30 जनवरी को हाफिज सईद को उसके ही घर में नजरबंद किया था। इस बीच नजरबंदी के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने बुधवार को हाफिज सईद और उसके 4 सहयोगी समेत 38 लोगों को एग्जिट कंट्रोल सूची में डाल दिया था। इस सूची में डालने के बाद हाफिज सईद के विदेश जाने पर अब पाबंदी लग गई है। In fact, Hafiz Saeed has himself confessed to masterminding multiple attacks, terrorist attacks directed at India. So the so-called concrete evidence that Pakistani establishment is looking for is already available in Pakistan. All they need to find is the requisite political will. ब्रिटेन सरकार ने आज ब्रेक्जिट को लेकर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। सरकार की ओर से बयान में कहा गया कि यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया और आपसी हितों को बेहतर तरीके से सुलझाने में मदद मिलेगी। इससे पहले सरकार ने यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने से जुड़ा ब्रेक्जिट विधेयक पर कल संसद की मंजूरी हासिल कर ली थी। ज्यादातर सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में समर्थन दिया है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 दिन तक चली बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों ने जनमत संग्रह में जनता के फैसले का सम्मान करने की बात कही। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।